बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्न प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आपकी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 8 बाल गोविंद भगत, जिसके राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इस चैप्टर को आज हम डिटेल्ड में जो है इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जो है जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों और संघर्षों से बीता था। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हो गया था। अभी इनके बचपन में ही इनके सर से इनके माता पिता का साया उड़ गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बिन माँ बाप का बच्चा वो किस परिस्थितियों से गुजर कर बड़ा हुआ होगा। ये चीज़ तो हम जो है इमेज कर सकते हैं। तो इनका जीवन बहुत अभावग्रस्त रहा। इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद जेल वगैरह भी गए क्योंकि इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे, यानी कि ये कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए आज इनको हम पढ़ भी रहे हैं, इनकी कहानियों को पढ़ते हैं। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, यानी रचना यात्रा यानी जब उन्होंने अपना रचना कार्यकाल शुरू किया तो वही सारी चीज़ें जो कहानियों के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम जो है आज पढ़ रहे हैं। यही उनका क्या है, इनकी एक रचना यात्रा है। अपतितों के वश में जो इनका एक उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें एक संस्मरण है। आदि की रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। आगे हम देखेंगे, अब जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत, थोड़ा सा इसका जो है इंट्रो ले लेते हैं कि इस कहानी में क्या है। यह एक रेखा चित्र है, यानी ये क्या है, ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत, ये जो कहानी है ये एक रेखा चित्र है के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार भी करती है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अर्थात इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बाल गोविंद भगत है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, परंतु इसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान है, इसका आचरण बहुत महान है और किस तरीके से ये अपने जीवन को जीता है और किस प्रकार ये इसकी मृत्यु होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। और ये संगीत प्रेमी भी है, साथ ही साथ उसी चीज़ों को हम झांकियों के माध्यम से इस जो रेखा चित्र में इसमें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी, यानी कि इस रेखा चित्र को। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद यानी कि ना तो बहुत लंबे थे ना ही बहुत
नाटे थे, ये एक मीडियम जो लंबाई होती है वो थी इनकी, और ये गोरे चिट्टे थे, यानी कि इनका जो कलर था वो फेयर था। 60 से ऊपर ही होंगे, यानी कि 60 साल के ऊपर ही होंगे, ऐसा अनुमान लगाया लेखक ने। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या फिर जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। अर्थात लेखक जो है इनको सन्यास मतलब इनकी जो आचरण था, इनका रहने का जो व्यवहार था वो एक सन्यासी जीवन की तरह था, परंतु ये सन्यासी नहीं थे। तो उसी बात को लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो सन्यासी तो नहीं थे, परंतु न तो ये सन्यासियों की तरह लंबी दाढ़ी रखते थे या फिर सर पर जटाएँ बाँधते थे। ये हमें इनके जो बाल थे सिर के वो पूरे सफ़ेद हो चुके थे, और उन्हीं बालों की वजह से इनका चेहरा क्या होता था, हरदम जगमगा उठता था, यानी कि एक चमक रहती थी चेहरे पर। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीरपंथी जो टोपियाँ आती हैं, कबीरपंथिया की सिकन कटी टोपी, कबीरपंथी टोपी आती हैं जो जो कानों के ऊपर से होती हैं, उस टोपी की यहाँ पर बात हो रही है कि वो कबीरपंथी टोपी पहनते थे। कपड़े के नाम पर एक लंगोटी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, यानी कि गर्मियों में वो सिर्फ एक लंगोटी पहने रहते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी लगाए रहते थे, और जब सर्दी आती थी तो उसी के ऊपर से एक काली कमरी जो है ओढ़ लिया करते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। अर्थात नंदी चंदन, यानी कि ना तो बहुत ही पीला और ना ही पूरा सफ़ेद, बल्कि थोड़ा मटमैले रंग का चंदन होता है इसका कलर, सुगंधित चंदन, जो ये अपनी नाक से शुरू करते थे और अपने माथे तक ले जाते थे। जैसे कि आपने बिहारी औरतों को देखा होगा, जब उनकी शादी होती है या फिर जब छठ पूजा वगैरह करती हैं, तो वो औरतें अपनी नाक से लगा के ऊपर तक सिंदूर भरती हैं, तो उसी तरीके से ये टीका भी उसी टाइप से लगाते थे माथे तक। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बड़ौल माला बांधे रहते थे, यानी कि जो तुलसी होती है उसकी जब जड़ें, पौधा सूख जाता है और उसकी जो सूखी जड़ें होती हैं उसी को क्या करते थे, एक धागे में पिरोकर उसकी माला अपने गले में पहने रहते थे, जो देखने में बहुत ही अजीब लगती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। इस तरीके की वेशभूषा से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। वो बाल गोविंद भगत जो थे वो सन्यासी नहीं थे, परंतु उनकी वेशभूषा, उनका जो व्यवहार था, वो लगता था जैसे कि वो कोई सन्यासी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या थे? वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा है, यानी कि उनकी गृहिणी यानी कि उनकी पत्नी जो थी वो लेखक को याद नहीं कब गुज़र गईं, लेकिन उन्होंने उनके बेटे को और पतोहू यानी कि उनकी बहू को उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती-बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ-सुथरा मकान भी था। किंतु खेती-बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अर्थात वो गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उसके साथ-साथ साधुकड़ी जीवन में वो खरे उतरते थे। अब कैसे उतरते थे उसको हम आगे आगे देखेंगे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर यानी कि कबीर दास। उनको क्या मानते थे? अपना गुरु, अपना ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते। उनके द्वारा जो जितने भी गीत लिखे गए, दोहे लिखे गए, उनको क्या करते थे, ये अपने दिनचर्या में उनका अ अ, गान वगैरह करते, यानी कि भजन कीर्तन करते, गाते थे, और उन्हीं के आदर्शों पर, यानी कि उन्होंने जो अपने मुख से वाणी निकाली उनको उन्होंने सत्य माना, बाल गोविंद भगत ने। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी कि अगर कोई इनको अम, कुछ कहता था तो उसका प्रत्युत्तर देने में ये बिल्कुल चूकते नहीं थे। ना किसी से खामखाही झगड़ा करते थे। किसी की चीज़ को भी नहीं छूते थे, बिना पूछे व्यवहार में लाते भी नहीं थे, ना तो किसी की चीज़ को छूते थे, ना ही व्यवहार में लाते थे। इस नियम को वो कभी भी इतनी बारीकी से ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता।
यानी कि वो ये सारी जो नियम उन्होंने बना लिए थे, उन चीज़ों में वे खरे रहते थे। तो इस तरीके के उनके आचरण को देखकर जो गाँव वाले थे उनको भी थोड़ा आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। मतलब वो गृहस्थ थे, परंतु उनकी जो चीज़ें थी, अर्थात जो भी खेत में अनाज पैदा हो, जो भी था, वो क्या करते थे पहले, कबीर दास का जो मंदिर था वहाँ पर अर्पण करके आते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ में, यानी कि कबीरपंथी मठ था, वहाँ पर उसको ले जाते। मतलब बस दरबार में भेंट के रूप में रख लिया। जाकर प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुज़र चलाते। अर्थात मान लीजिए इनके खेत में 4 किलो गेहूँ या 4 कुंटल गेहूँ या चावल हुआ, तो उसे पूरा का पूरा वो जो है उस कबीर पंथी मठ में ले जाते, वहाँ पर अर्पण कर देते और प्रसाद के तौर पर उनको जितना भी मिलता, चाहे वो 2 कुंटल मिले रिटर्न में या 1 कुंटल मिले, तो उसको वो अपने घर ले आते और उतने में ही पूरे साल का जो है चलाते थे, गुज़र-बसर करते थे साल भर में, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती तब तक। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्न था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। अर्थात इसके ऊपर भी एक क्वालिटी उनके अंदर ये थी, ये तो क्वालिटी थी ही कि वो किस तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, आपने देखा अभी। इसके ऊपर भी उनके अंदर एक और क्वालिटी थी जिस पर जो है लेखक बहुत ही मुग्न रहता था। वो क्वालिटी क्या थी कि वे सर्वदा गीत गाते थे। कबीर के वे सीधे-साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, अर्थात वो गीत गाते थे। कबीर के जितने भी लिखे हुए गीत थे, जिनको वो गाते थे, जब उनके कंठ से, यानी कि बाल गोविंद के जब कंठ से वो निकलते थे तो ऐसा लगता था उनमें जान आ गई, सजीव हो जाते थे वो। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ का समय है और क्या हो रहा है, रिमझिम यानी कि बारिश, हल्की-फुल्की बारिश हो रही है। समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। अर्थात आषाढ़ का मौसम है, यानी कि धान रोपाई का टाइम चल रहा है और धान रोपाई में लोग खेतों में अक्सर दिखाई देते हैं, औरतें, आदमी। और जो औरतें घर में रहती हैं वो क्या, कलेवा अर्थात दोपहर के लिए भोजन लेकर जाती हैं। अपने जो भी उनके परिवार के अन्य सदस्य कार्य कर रहे होते हैं। मेड़ यानी कि खेतों के साथ पगडंडियाँ बनी होती थी, जिस पर थोड़ी-सी ऊँची-सी जगह होती है, जिस पर चलने के लिए बनाई जाती है। उस पर क्या करती थी, बैठती थीं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। अर्थात आसमान क्या है, बादलों से घिरा हुआ है। अब आषाढ़ के मौसम में हम देखेंगे कि बारिश का मौसम होता है, हल्का-फुल्का बारिश होती है, बादल छाए हुए होते हैं, तो उसी की सुंदरता को यहाँ पर जो है लेखक व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके का मौसम था। आसमान बादलों से घिरे हुए थे, धूप का नामो निशान नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, यानी कि जो मधुर संगीत सुनाई दे रहा है वो कौन गा रहा है, इसकी पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाल गोविंद भगत ने जब से अपना होश संभाला होगा और कबीर को जब से अपना गुरु बनाया होगा, तब से ये सिलसिला जो है उनके दिनचर्या में नियमानुसार चलता रहा है। तो बाल गोविंद भगत जिनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, जो करते थे, तो वो भी उसी मौसम में, यानी कि उसी वातावरण में वो भी अपने खेत में रोपाई कर रहे थे। पूरे शरीर में कीचड़ से लिथड़े, यानी कि पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था, अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी उँगली एक-एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। आपने देखा होगा कि जो धान होते हैं, खेतों में पानी भर दिया जाता है, बारिश होती है तो बहुत अच्छा होता है, अगर भर जाता है, नहीं तो ऐसे आदमी जो है
और ट्यूबवेल वगैरह से व्यवस्था करता है। और उसमें क्या होता है, जो धान की बालियाँ आती हैं उन बालियों को पंक्तिबद्ध रोपे जाते हैं, जिससे कि आगे चल के चावल पैदा हो सकें। तो वही कार्य चल रहा था। उनका कंठ एक-एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, संगीत के जीने यानी कि एक जब वो गीत गा रहे थे तो कभी स्वर जो है उनका ऊपर की ओर जाता है, यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं जैसे हम चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, उस तरीके से उनका स्वर ऊपर जा रहा था। तो कुछ स्वर जो है स्वर को कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, यानी कि वो जो स्वर है, कुछ स्वर ऊपर यानी कि जीने को चढ़कर, सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जा रहे हैं और उस वातावरण में, मौसम में जो है घुल मिल जा रहे हैं, और कुछ स्वर हैं जो नीचे रोपाई कर रहे हैं, जो लोग उनके कानों तक पहुंच रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, यानी कि जब गीत गाना शुरू करते हैं बाल गोविंद, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उन गीतों पर जो है झूमने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, अर्थात वो औरतें भी उसी गीत को गुनगुनाने लगती हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अर्थात आप भी जब संगीत सुनते हैं, जब हम संगीत कोई गीत सुनते हैं और उस गीत में रमते चले जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो अपने आप ही हमारी जो बॉडी होती है वो मूव करने लगती है, यानी कि हम डांस थोड़ा बहुत अपने शरीर को ज़रूर जो है डांस की पोजीशन में लाते हैं, कभी हाथों से, कभी पैरों से। तो इसी तरह हो रहा था कि जब बाल गोविंद भगत जो गीत गाना शुरू करते हैं, तो जो रोपणी करने वाले जो औरतें या और आदमी या फिर जो लड़कियां हैं, वो क्या होती है, उनकी उंगलियां उसी ताल और लय से जो है रोपणी स्टार्ट कर देती हैं। उनके हाथों के जो क्रम है वो क्या होने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया यानी कि आधी रात भादों की। अब थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। मूसलाधार वर्षा यानी कि बहुत बारिश हो रही थी जो अभी रुक गई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प, यानी कि बादल गरज रहे हैं, बिजली तड़प रही है, में आपने कुछ नहीं सुना है, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात शोर बहुत हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, जो मेंढक है वो टर टर कर रहे हैं और झिल्लियों की झनकार हो रही है, जो आवाज़ें आती हैं उस समय, वो सारा शोर हो रहा है, परंतु ये सारा शोर बाल गोविंद के गीतों को दबा नहीं सकता है। यानी कि जब वो गाना शुरू करते हैं तो वो गीत अपनी चरम सीमा पर आ जाते हैं और ये जो शोर है ये कहीं न कहीं ढक जाता है। कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक-डिमक बज रही है। खंजड़ी अर्थात आप इस फ़ोटो में इनके हाथों में ये देख सकते हैं, ये खंजड़ियाँ हैं जो बजाई जाती हैं। ये क्या हो रही है, इनके हाथों में डिमक-डिमक यानी कि उसको बजाते जा रहे हैं। डिमक-डिमक बज रही हैं और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अर्थात ये लाइन गा रहे हैं। इसका हिंदी में भी दिया हुआ है, इसी में आप देख सकते हैं, जैसे कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, यानी कि गोदी में पियवा, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। आपने देखा होगा बहुत अंधेरा हो, काली रात हो और अचानक से बिजली चमक उठती है। कैसा वो उस समय का जो नज़ारा होता है, तो वैसा ही सेम जो नज़ारा इनके गीतों से लोगों को महसूस हो रहा है कि जैसे वो बिजली चमकती है अंधेरे में और वो क्या होती सबको चौंका देती है। उसी प्रकार जब ये गीत गा रहे हैं इसी समय पर, तो उनके गीत जो है लोगों को आश्चर्यचकित
करे दे रहे हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। पूरा संसार सो रहा है परंतु बाल गोविंद भगत का संगीत क्या हो रहा है, जाग रहा है, अर्थात वो गीतों को उस वातावरण में जो है फैलाते हुए वातावरण को खूबसूरत बना रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये भी एक संगीत ही है, मतलब एक गीत है जिसको यहाँ पर डाल दिया गया है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अर्थात इसका मतलब यही है कि पूरा संसार सो रहा है, उठो, देखो, इस वातावरण में, इस माहौल में, इस रिमझिम बरसात में जहाँ बिजली चमक रही है, वहीं पर बाल गोविंद के जो गीत हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरे वातावरण को मुग्नमक्त कर रहे हैं। तो क्या करो, जागो। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, अर्थात कार्तिक यानी कि जब वो उधर ठंडी का समय जैसे ही आने लगता है, अक्टूबर या नवंबर की हम बात करें, अभी तक तो हम जुलाई अगस्त में चल रहे थे, भादो और सावन की बातें हो रही थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, ठंडी आ गई हल्की हल्की, तो कार्तिक का समय आ गया। अब जब ठंडी आ गई तो क्या होने लगा, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, यानी कि गर्मियों में वो शाम के समय, शाम की बेला में जो है गीत गाते थे, और सर्दियों में वो सुबह के टाइम पर प्रभातियां गाते हैं, यानी कि अपने गीतों को गाते हैं, जो फागुन तक चलता है, यानी कि उधर होली तक चलता है। इन दिनों वह सवेरे ही, वो क्या करते थे, सवेरे ही उठते, बहुत जल्दी उठ जाते थे। न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वो नहाने नदी पर जाते थे, 2 मील जो दूर थी उनके घर से। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। अर्थात वो ये सारी बातें जो है कवि बता रहा है कि किस प्रकार बाल गोविंद के गीतों से वो जो है मुग्न हुए। तो क्या होता था, ये सुबेरे सुबह उठते ही, अब पता नहीं कितने बजे, 3 बजे, 4 बजे, कितने बजे, एकदम अंधेरे ही उठकर ये नदी पर चले जाते थे। नहा धोकर वहां से लौट कर वो क्या करते थे, पोखरे पर बैठ जाते थे, यानी कि आपने देखे होंगे गांव में जो पेड़ बने हुए थे और उसके चारों ओर पक्की चट्टानें बना दी जाती हैं बैठने के लिए, उसी तरीके के पोखरे जो होते हैं ऊंचे पर बने होते हैं, वहीं पर वो बैठ कर जो है अपने गीतों को गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, यानी कि जो कवि थे वो देर तक सोते थे, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अर्थात इतना सुंदर, इतनी सुरीली आवाज़ और गीत सुनकर कवि कहते हैं कि मैं तो देर तक सोता था, लेकिन जब उनकी आवाज़ कानों में पड़ती थी तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और एक दिन क्या हुआ, बहुत ठंड पड़ रही थी, दांत किटकिटाने वाली, फिर भी वो उनका संगीत सुनने के लिए पोखरे तक पहुंच ही गए। अभी आसमान से तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, मतलब पूरब में लोही लग गई थी, यानी कि लालिमा, जो सूर्य की लालिमा है वो हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, तारे बुझे नहीं थे, यानी कि अभी अंधेरा समाप्त नहीं हुआ था, अभी भी जो तारे हैं वो दिखाई दे रहे थे, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, और शुक्र तारा भी चमक रहा था, तो जिसके कारण और उसकी शोभा बढ़ रही थी। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कि कोहरा गिर रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, जैसे कि जो इस तरीके का जो माहौल होता है ना, हल्का धुंधलापन जब दिखाई देता है, और जब उस धुंधलेपन में हम चलते हैं तो ऐसा लगता है आगे कोई रहस्य है, तो उसी तरीके का जो माहौल उन्हें प्रतीत हो रहा था कि चारों तरफ कुहासा सा छाया हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह वाला कमली ओढ़े, काली कमली ओढ़े, यानी कि पूरब की तरफ मुंह किए हुए काली कमरे ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उन्होंने क्या देखा, बाल गोविंद भगत अपनी इतने सुबेरे जो है खंजड़ी लिए बैठे थे, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात वो कंटिन्यूस गा ही रहे थे, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, उनका जो गीत थे वो कंटिन्यूस गा रहे थे, और उनके हाथ जो उनकी खंजड़ियों पर लगातार कंटिन्यूस वो भी
उसी गीत के साथ चलते जा रहे थे। गाते-गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएँगे, और उनको उनकी इस अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा लगता था कि ये गाते-गाते अभी झूमने लगेंगे, खड़े होकर क्या है डांस करने लगेंगे, नाचने लगेंगे, उनको ऐसा लगता था। उनकी इतनी लीनता को देखकर कि वो किस प्रकार अपने कार्य में लीन थे, यानी कि वो गीत गाते थे, उनको गीत के प्रति, संगीत के प्रति इतना प्रेम था कि वो इस तरीके से उसमें मग्न थे कि ऐसा सामने वाला कोई देखता था तो उसे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये अभी डांस करने लगेंगे, क्या है यहीं पे नाचने लगेंगे अपने उसी में मदहोश होकर, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। कमली तो बार-बार सिर से नीचे सरक जाती थी, मतलब वो बार-बार सुधारते थे लेकिन वो सरक जाती थी। उसका भी उन्हें कोई परवाह नहीं पड़ी कि उनको ठंड भी नहीं लग रही थी। जाड़े से कँपकपा रहा थे, नहीं इतनी ठंडी थी कि लोग कँपकपा रहे थे, लेखक भी कँपकपा रहे थे, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु जब-जब चमक ही पड़ते थे। अर्थात वो इतने मग्न थे अपने गीतों में, जो उनके माथे पर श्रम बिंदु यानी कि जो पसीना आता था वो भी उनकी मेहनत का जो है ऐसा लगता था कि वो उनके श्रम बिंदु यानी कि उनकी मेहनत का वो पसीना है जो उनके शरीर से बाहर आ रहा है। गर्मियों में उनकी कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, यानी कि गर्मियों में जब वो गीत गाते थे सांझ यानी शाम के समय उमस भरी रहती थी वो शाम, लेकिन उसको भी क्या करती थी, शीतलता प्रदान कर देते थे उनके गीत। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, और कहाँ करते थे वो अपने घर के आंगन में ही जो है आसन जमा कर बैठते थे। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, और जो उनको मानते थे, मतलब उनके गीतों को प्रेम करते थे, सुनना पसंद करते थे, वो लोग क्या होते थे, आकर उनका साथ देते थे, मतलब वो भी पहुँच जाते थे जब वो गाना शुरू करते थे और उनका साथ देते थे। खंजड़ियों और करताली की भरमार हो जाती थी, यानी कि लोग अपने घर से खंजरी और करताली भी लेकर आते थे और उनके साथ जो है साथ-साथ गाना शुरू कर देते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती-तिहराती, यानी कि जब वो कोई लाइन गाते, जब वो लाइन गा के समाप्त करते तो जो उनसे प्रेम करते थे, यानी उनका जो संगीत सुनने आते थे, वो भी क्या करते थे, पीछे से उन्हीं लाइनों को दोहराते या तिहराते थे। धीरे-धीरे स्वर ऊँचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। अर्थात गीत जब गाते हैं हम, आप भी अगर आप गीत सुनते हैं, अगर आपको सॉन्ग वगैरह पसंद है, तो आप भी जब गीत सुनते हैं और आपके मनपसंद का कोई गीत बजता है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत तो मूवमेंट आपकी बॉडी कर ही देती है, आप डांस तो कर ही देते हैं। तो वहीं पर ये स्थिति दिखाई जा रही है कि सब लोग इतने मग्न हो जाते थे कि क्या होता था, जो सुर होते थे वो ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, एक तांता बन जाता था सुरों का, और धीरे-धीरे मन तन पर हावी हो जाता था, यानी कि मन जो है, आपका जो मन जो संगीत गा रहा है वो क्या हो जाता है, तन के साथ जुड़ जाता है। अर्थात आप क्या करने लगते हैं, आप होते-होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे, अर्थात आप नाचने लगते हैं। उसी प्रकार इन गीतों से बाल गोविंद भगत भी नाचने लगते हैं और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं, और अन्य लोग भी जब उनको नाचता देखते तो वो भी खड़े होकर क्या होने वो भी नृत्य करने लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता था, और पूरे आंगन में संगीत से क्या होता है, सभी लोग थिरकने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अर्थात बाल गोविंद भगत संगीत प्रेमी थे, इसीलिए संगीत को ही उन्होंने अपनी साधना बनाया था, अपने जीवन में उसको उतारा था, और उसमें हर समय वो मग्न हुए रहते थे। जैसे कि आप भी अगर अपने काम से प्रेम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आपको स्टडी पसंद है, आप अपनी स्टडी से प्रेम कीजिए, अपनी पढ़ाई से प्रेम कीजिए, आप वो उस गोल को अचीव कर सकते हैं, जिस गोल तक आप जाना चाहते हैं। उसी प्रकार बाल गोविंद संगीत की साधना में सदैव लीन रहते थे, इसीलिए आज वो उस चीज़ को वो अचीव भी कर पाए हैं, यानी कि वो इतने उनका व्यक्तित्व ऐसा हो गया कि पूरे गाँव में जो उनकी संगीत की चर्चाएँ होती थी, वो गीत गाते थे तो लोग उनका साथ देने आ जाते थे, यानी कि चरम उत्कर्ष तक पहुँचा दिया था। लेकिन इस चरम उत्कर्ष को उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा
मरा। अब क्या देखा गया, इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा और सुस्त अर्थात ऐसे बालक जो, बोदा यानी कि जो थोड़ा बुद्धि से कम होते हैं, लिटिल स्पेस हम कह सकते हैं, हो सकता हो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, तो वो सुस्त सुस्त भी रहता था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, यानी कि अपने बेटे को बहुत प्रेम करते थे, उसकी सेवा करते थे, मतलब बहुत देखभाल करते थे अपने बच्चे की, क्योंकि वो थोड़ा बुद्धि से कम भी था और सुस्त भी रहता था। वे मानते थे कि उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। इनकी उनका ऐसा मानना था कि ऐसे व्यक्तियों को जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं या फिर जो मेंटली या फिज़िकली जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, इनको प्रेम की आवश्यकता अधिक होती है। तो वो भी ऐसे ही मानते थे, इसलिए अपने बच्चे की देखभाल बहुत करते थे, क्योंकि उन्हें निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, इसलिए उनको प्यार भी बहुत करते थे। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, यानी कि अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू जो कैसी थी, बहुत ही सुशील और सुभग, यानी कि उस घर गृहस्थी वाली, जो घर को पूरे घर को उसने संभाल लिया था। घर की पूरी प्र प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी कि पूरे घर को उसने संभाल लिया था। इसीलिए जो भगत थे वो बहुत सी दुनियादारी यानी कि बहुत सी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए थे, अर्थात बहुत सी जिम्मेदारियां जो है उनसे, जिम्मेदारियों का जो बोझ था वो बहू ने अपने सर पे ले लिया था, उससे मुक्त हो गए थे। निवृत्त यानी मुक्त हो गए थे। उनका जो बेटा बीमार है उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, अर्थात उनका बेटा बीमार है, गाँव जानता है, गाँव के लोग जानते हैं, परंतु किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं, कभी हाल-चाल लिया तो लिया नहीं, कोई हाल-चाल नहीं पूछता था। परंतु जब वो मरा है, जब उसकी मौत हुई, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, यानी कि जब मरा तो गाँव में ये बात जो है आग की तरह फैल गई, लोगों को पता चला कि बाल गोविंद भगत का जो पुत्र है वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, ये चीज़ लेखक ने भी सुनी। कौतूहलवश उसके घर गया, यानी कि जब ऐसा उसने सुना तो वो बाल गोविंद भगत के घर गया देखने के लिए कि वहाँ का माहौल क्या है, सब लोग रो रहे होंगे, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। लेकिन लेखक जो है देखकर दंग रह गए। क्या रह गए कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है, यानी एक सफ़ेद कपड़े से उसको ढक रखा है। और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, यानी कि उनके आंगन में जो है कुछ फूल के पौधे थे, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, मतलब फूल के साथ तुलसी दल भी रख दिए। सिरहाने एक दीपक यानी कि एक चिराग अर्थात दीपक को क्या किया, जला दिया सिरहाने पर। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। और क्या कर रहे थे, वो दुखी, अब उनकी अंतर आत्मा दुखी होगी, लेकिन वो उस तरीके का उनको दुख नहीं था, वो रो नहीं रहे थे, बल्कि वो संगीत के माध्यम से क्या कर रहे थे, अपने गीतों को गाए जा रहे थे, उसी के पास बैठकर। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, अर्थात कोई दुख सैड सॉन्ग नहीं गा रहे थे, बल्कि कौन से गीत गा रहे थे, वो जो हमेशा गाते हैं उन्हीं गीतों को गा रहे थे और उसी उत्साह के साथ गा रहे थे जिस तरह वो गाया करते थे। घर में पतोहू रो रही थी, जिससे गाँव की स्त्रियाँ चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते-गाते कभी-कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, अर्थात बाल गोविंद भगत इस तरीके की बातें कह रहे थे, तो गाँव वाले यही समझते हैं, लेखक भी यही समझता है कि हो सकता है कि इनका इनका पुत्र इकलौता पुत्र था जो जिसकी मृत्यु होगी, जिसके कारण इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये पागल हो गए। परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने, वो कबीरपंथी थे, कबीर को मानते थे, कबीर के जो भी शब्द थे उन पर वो विश्वास करते थे
और उसी को अपने आचरण में लेते थे। तो कबीर ने भी ये सारी बातें कही हैं अपने दोहों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया है। मृत्यु क्या है इसके बारे में बताया है, आत्मा परमात्मा क्या है, ये सारी चीज़ें अमर हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये रोने वाली बात नहीं है, उत्सव मनाइए। आत्मा जो है यानी कि उनके बेटे की जो आत्मा है आज परमात्मा के पास चली गई, यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी कि जो आत्मा है, उनके बेटे की आत्मा है, अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, अपतोहू से ही आग दिलाई उसकी, अर्थात उन्होंने क्रियाक्रम में भी कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने अपने पतोहू से यानी कि अपनी बहू से ही सारा काम करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान जो है समाज कुछ ज़्यादा ही कट्टरवादी था, तो बहुत सी रूढ़ियाँ चलती थीं, बहुत से मतलब ऐसे प्रथाएं थी जो समाज के विरुद्ध थी, जो समाज को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, फिर भी समाज उसे एक्सेप्ट करता था। तो इन चीज़ों का भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने पतोही से आग दिलवाई, किंतु ज्यों ही श्रद्धा अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कहा कि उसकी दूसरी शादी करा देना। अर्थात पहले तो उन्होंने यहाँ पर अपनी एक कुरीति का खंडन किया कि पुरुष और स्त्री दोनों ही बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं। जिस प्रकार अगर हम शिव और पार्वती को देखें तो वो उनकी भी एक छवि हम देखते हैं, तो अर्धनारीश्वर की छवि हम देखते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही एक समान हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यही दिखाना चाहते हैं कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं, चाहे कर्मकांड पुरुष करे या स्त्री, दोनों बराबर है, इसलिए पतोही से सारा काम करवाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर और समाज के मुँह पर एक गहरा थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि उस समय जिस समय लेखक का जीवन काल था, उस समय भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था और उस समय जो है बहुत ही कुरीतियाँ थी समाज में। और जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि सती प्रथा की कुरीति थी। औरतों जब पति मर जाते थे तो उनको उनको सती प्रथा उनका कर दिया जाता था, यानी कि पति की ही मृत्यु शैया पर उसे बिठाकर, उसकी पत्नी को बिठाकर उसे भी उसी में जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो ये बहुत क्रूर उस समय की जो कुरीतियाँ थी, तो यहाँ पर भी उन्होंने उस चीज़ को पर एक थप्पड़ मारा, उस कुरीति पर थप्पड़ मारा और अपनी पतोहू को दूसरी शादी करने की यानी कि विधवा विवाह करने की बात करी, क्योंकि उस समय विधवाओं का विवाह भी नहीं होता था। जब उस प्रथा समाप्त हुई, विधवाओं का विवाह नहीं होता था। अब विधवाओं के साथ समाज क्या कर रहा है, वो चीज़ें भी बहुत भयानक थी। जैसे कि कोई स्त्री विधवा हुई तो कहीं उसके बाल के सर मुंडवा दिए, बिना चप्पलों के उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। वो अलग बैठती हैं, उनकी उनकी दुनिया अलग है और वो रूखा सूखा खाना खाती। इस तरीके के जो है सारी कट्टरपंथियाँ और रूढ़िवादिता थी। तो इस चीज़ को भी इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत ने इस चीज़ को भी जो है अपनी पतोही की दूसरी शादी करने के लिए ये बात कही है, ताकि उसकी बहू का भी जीवन सुधर जाए और ये जो कुरीति है इसके प्रति जो है एक क्रांति भी हो। आगे देखेंगे हम। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, क्योंकि वो भी उन्हें पिता समान समझती थी। आते ही आते उसने पूरा घर संभाल लिया था, उनको दुनियादारी से भी मुक्त कर दिया था, अपने ससुर को। तो और उनसे लगाव हो गया था, पिता के समान मानती थी, इसीलिए वो नहीं जाना चाहती थी। पर मैं पैर पड़ती हूँ ऐसा भी कहती थी। उसने अपने चरणों से अलग न कीजिए, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी क्या कहती, क्या उसकी चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात बाल गोविंद भगत की जब मृत्यु हुई तो जिस तरीके का उनका स्वभाव था उसी तरीके से उनकी मृत्यु हुई, अर्थात वो शांत स्वभाव के थे और उनकी मृत्यु कैसी हुई, शांत रूप में ही हुई। हर वर्ष
गंगा स्नान करने जाते, यानी कि साल के हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। वो संत समागम यानी कि जो संत थे, कबीर दास भी एक संत थे, तो संत समागम और लोक दर्शन, जो दर्शन था उनका, उस पर बहुत ही जो है आस्था रखते थे। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है, और गृहस्थ को किसी से भिक्षा क्यों मांगी। अर्थात उनका मानना था कि साधु को संबल नहीं लेना चाहिए, और जो गृहस्थ होते हैं उन्हें भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगने का काम तो साधु संत ही करते हैं, क्योंकि वो उनका उस समय जो कार्य था उनका। अतः घर में खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे, यानी कि घर से खाकर जाते थे, घर से ही घर पर ही जाकर वो लौटकर खाते थे। रास्ते में वो किसी से भी भिक्षा मांगकर खाना नहीं खाते थे, कि उन्होंने अपनी बात बताई थी कि उनको ऐसा लगता था कि जो गृहस्थ होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। इतना मतलब 4-5 दिन आने जाने में भी लगते थे, बिना खाए पिए वो खंजड़ी बजाते हुए, गीत गाते हुए जो है आते और जाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, अब उनकी उम्र हो गई थी, वैसे भी 60 प्लस की उम्र थी, अब और वो बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। बुढ़ापा आ गया था, लेकिन उनका जो कंठ था, उनका जो स्वर था, जो वो गीत निकलते थे, वो भी ऐसा लगता था अभी भी कोई नौजवान व्यक्ति गा रहा है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार जब लौटे तो थोड़ा तबीयत उनकी नासाज थी, खराब थी, परंतु वो नियम के पक्के थे। कुछ भी हो जाए, वो अपने नियम को नहीं तोड़ते थे, नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, अर्थात वो अपने नियम के पक्के थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी रखना, अर्थात वही चीज़ें, गीत गाना, स्नान वगैरह करना, खेती बाड़ी को भी देखना, दिन दिन छींचने लगे थे, यानी कि दिन दिन जो है और बर्बर होते जाते थे और बीमार होते जा रहे थे। लोगों के नहाने धोने से मना किया कि जैसे बुखार है तो मत नहाइए, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या के गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तांता टूट गया है, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। अर्थात जब उस दिन संध्या के वक्त गा रहे थे, तो उनकी तबीयत तो खराब थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो गीत तो गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी जो जो उनके कंठ से जो ताल और लय निकल रही है, उसमें क्या हो रहा है, तांता टूटता जा रहा है। ऐसा टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मोतियों की माला गिरकर टूट गई हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, यानी कि जब सुबह हुई तो भोर में उन्होंने गीत, जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। सिर्फ उनका पंजर, जो उनका पंजर पड़ा था, पंजर यानी कि उनका जो शरीर था वो पड़ा हुआ था। हाँ, मांस और हाड़ का शरीर, जो उसी मांस से लिपटा हुआ था, मतलब एकदम दुबले पतले सूखे से उनका पंजर पड़ा हुआ था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो हमने इस कहानी को पूरा पढ़ा। आपने क्या समझा इस कहानी से, इस चीज़ को आप बताइए, अपने मन में सोचिए आंखें बंद करके कि आपने इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। यही सीख मिलती है कि अपने कार्य के प्रति सदैव जो है हमें कैसे रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, और समाज में हो रही बुराइयों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको भी देखना है, क्यों ऐसा होता है समाज में, उसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस कहानी में देखी, किस प्रकार वो अपने अ, गीत के प्रति जो है ईमानदार थे। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रही। हम फिर मिलेंगे दूसरी क्लास के साथ, यानी कि इस अगली जो हमारी क्लास होगी, इसी बाल गोविंद भगत के जो क्वेश्चन आंसर आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, हम उनकी व्याख्या करेंगे, उनको देखेंगे, जो आपके एग्जाम में पेपर आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में, उन सारी क्वेश्चंस को जो है हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रही। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हैं, जो जिनको ज़रूरत हो, ताकि वो भी इन क्लासों को देखकर जो है
पाठ का सार वगैरह समझ सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।